हेलो स्टूडेंट्स, मैं रत्नेश कुमार यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं व्याकरण के एक बेहतरीन टॉपिक के साथ जिसका नाम है समास। समास, इस वीडियो में समास पढ़ने के बाद आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। एक भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप समास को सब चुटकियों में हल कर सकते हैं। समास किस टॉपिक का नाम है और कैसा है, कितने इसके प्रकार होते हैं, सारे हम एक ही वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे। और इस वीडियो के देखने के बाद आपका एक भी कन्फ्यूजन शेष नहीं रहेगा, सारे के सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और समझ में पूरी बात आए तब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्यथा आप इस वीडियो को पूरी इग्नोर कर दीजिएगा। तो आइए बिना लेट किए देर किए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, चलिए देखते हैं। आइए इसके आगे हम देखते हैं इस टॉपिक को। समास, समास किसे कहते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। समास का परिभाषा होता है जब दो या दो से अधिक पद, जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह को त्याग कर, अपने विभक्ति चिन्ह को त्याग कर एक पद बन जाते हैं तथा उन पदों के मिलने से, ठीक है, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, तो उसको कौन सी कहते हैं, हम समास कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, यानी राजपुत्र का मतलब होता है चला राजा का पुत्र, राजपुत्र का मतलब होता है चला राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजपुत्र का मतलब होता है चला राजा का पुत्र। हम कहें राधा रानी, इसका मतलब हुआ चला राधा और रानी, राधा और रानी, ये दो गो हुआ। ठीक है, राधा और रानी। इसके बाद है कह दे पंचवटी, 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 पंचवटी चला मतलब कि पंचवटी जहाँ पर पाँच गो मतलब कि वाटिकाएँ हो उसको कौन सी कहते हैं, पंचवटी कहा जाता है। तो इसके आगे हम देखते हैं इस समास समझ में आ गया। समास किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पद, खूब ध्यान से सुनिएगा, एक बार में याद हो जाएगा। जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह को त्याग कर एक पद बन जाते हैं तथा उन पदों के मिलने से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, वैसे उसी को कौन सी कहते हैं, हम समास कहते हैं। ठीक है, अब समास कितने प्रकार के होते हैं, समास की पहचान इस वीडियो के बाद आपको कोई कठिनाई नहीं होगी समास पहचानने में, बिल्कुल सब कुछ एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अब समास के कितने प्रकार होते हैं इसके आगे देखते हैं। समास जो होता है, समास यह मुख्यतः, समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अब एक में क्या है, एक में देखते हैं हम। एक में क्या होता है चला अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है, दूसरा नंबर में होता है चला, दूसरा नंबर में होता है चला अव्ययी भाव के बाद में कौन सी आता है, बोलिए आप नंबरिंग इधर उधर भी कर सकते हैं। द्विगु समास, क्या आता है, द्विगु समास, द्विगु समास। उसके बाद तीसरा नंबर में क्या आता है, इसको देखते हैं। तीसरा नंबर में क्या आता है, द्विगु समास के बाद में क्या आता है, बहुव्रीहि समास। क्या आता है चला, चाहे द्वंद्व लिख देते हैं, पहले द्वंद्व लिख देते हैं, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। उसके बाद में 4 नंबर में आता है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। 5 नंबर में क्या आता है चला, 5वां नंबर में क्या आता है, बहुव्रीहि के बाद में कर्मधारय समास, क्रमधारय समास, क्रमधारय समास। और 5वां नंबर में आता है समास गलती लिखा गया है, सॉरी, समास। और 5वां नंबर में आता है चला, 5वां नंबर में 6ठा नंबर में आता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। क्रमधारय देखिए, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास। इसको आप नंबरिंग इधर उधर भी लिख सकते हैं। अब इन सब समासों को हम बारी बारी से देखेंगे
ये किस अव्ययीभाव समास का क्या पहचान है, चाहे अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, द्विगुणी समास किसे कहते हैं, द्वंद्व समास किसे कहते हैं, अव्ययीभाव बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, क्रमधारय किसे कहते हैं, तत्पुरुष किसे कहते हैं। इस सभी समासों को समझने के लिए हम बारी बारी से एक एक करके अध्ययन करेंगे। और इस सभी समासों को समझने के लिए एक बात को हमको ध्यान देना होगा। क्या, किस बात पर ध्यान देना होगा, जो है उत्तर पद, मतलब उत्तर पद, पूर्व पद, पूर्व पद, उसके बाद है उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद किसे कहते हैं, उत्तर पद किसे कहते हैं। सबसे पहली बात, किसी भी जब आप समास का जब समासिक विग्रह कीजिएगा तो जो पहले वाला पद है, पहले वाले पद को हम पूर्व पद कहेंगे, और जो बाद में पद आता है उसको कहते हैं उत्तर पद, उत्तर पद या दूसरा पद, या इसको हम दूसरा पद भी कह सकते हैं, दूसरा पद भी कह सकते हैं। इसको प्रथम पद कह सकते हैं, प्रथम पद। यही है इसमें। इसके आगे देखते हैं हम, इस आगे बारी बारी से देखते हैं। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं और द्विगुणी समास किसे कहते हैं, द्वंद्व बहुव्रीहि, सब इसके प्रकारों को पढ़ेंगे। इसके अलावा भी और भी समास के कुछ प्रकार होते हैं जिसको हम आपको धीरे धीरे से सब क्लियर। आइए देखते हैं एक एक करके अव्ययीभाव समास, इसके बाद फिर बारी बारी से सब समास को देखेंगे। अव्ययीभाव समास किसको कहते हैं, अव्ययीभाव समास की पहचान क्या होती है। तो इस समास का जो पहला पद होता है वह प्रधान होता है। इस समास का अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है तथा समूचा जो उसका पद होता है वह क्रिया विशेषण अव्यय होता है, क्रिया विशेषण अव्यय होता है। और पहला पद भी अव्यय होता है, इसका पहला ही पद क्या होता है, अव्यय होता है। और पहला पद इसका प्रधान होता है। जैसे अव्यय का मतलब होता है, चलो अव्यय किसको कहेंगे, ये एक ही से बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति में शक्ति, यथा जो है वह अलग है और शक्ति क्या है, अलग है। तो यथा हो गया, ये अव्यय हो गया, ठीक है। यथाउचित, यथोचित, जैसे यथाशीघ्र हम कह दें, यथाशीघ्र, यथा अलग है, शीघ्र अलग है, ठीक है। तो यथा शीघ्र ये हो गया। तो ये सब होते हैं अव्ययीभाव समास की पहचान। अव्ययीभाव समास में समझिए कि अव्ययीभाव समास, ठीक है, में पहला पद जो होता है एक उपसर्ग होता है। पहला पद क्या होता है, एक उपसर्ग होता है। उपसर्ग से मिलकर के ये बनते हैं। जैसे एक उपसर्ग से बहुत सारे शब्द बन जाएंगे, उसी प्रकार से क्या बनता है, एक प्रति मिला करके, प्रति जो मिला करके, ठीक है, अब अभी उपसर्ग मिला गया, प्रतिदिन बना हुआ है, प्रति मिला करके एक बना हुआ है, तो प्रत्येक बन गया। तो ये सब अव्यय होते हैं और ये अव्ययीभाव समास की यही पहचान होती है। यही है अव्ययीभाव समास। जैसे देखते हैं, हम कह दें प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब क्या हुआ, चला प्रतिदिन का मतलब हुआ प्रतिदिन यानी रोज रोज। प्रतिदिन का मतलब हुआ चला क्या, रोज रोज। प्रतिदिन का मतलब हुआ रोज रोज। अब जब आप इसको इसी कीजिएगा, क्या बोलते हैं, इसको जब तोड़िएगा तो हो जाएगा क्या, प्रतिजोड़ दिन, प्रतिजोड़ दिन यानी प्रतिदिन, प्रतिजोड़ दिन यानी प्रतिदिन। उसके बाद है यथाशीघ्र। आजन्म, आजन्म का मतलब क्या हुआ, चला आजन्म कौन सा समास है, इसे पहचान में कैसे होता है, आजन्म कौन सा समास है। आजन्म जो है चला, वह आजन्म जो है, आजन्म का मतलब होता है विधि, हर जन्म यानी प्रत्येक जन्म में ना, यानी बार बार प्रत्येक जन्म में। आजन्म का मतलब है जन्म जन्म में, ठीक है। तो आजन्म का मतलब हुआ जन्म जन्म यानी हर एक जन्म में। तो ये हो गया कौन सी, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ये आजन्म कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। कभी कभी चला कभी कभी जो ये होता है अव्ययीभाव समास भी आपको फंसाता है। कभी कभी कैसे फंसा देगा, कहेगा जो बताइए, कहीं दे देगा इसे प्रति, मान लीजिए प्रति हो गया, यथोचित हो गया, अनुदिश हो गया, अनुदिश हो गया, अनुदिश हो गया। तो ये तो आप बना लीजिएगा, अनुदिश हो गया, अनुभव हो गया, ठीक है। चाहे अनु उपसर्ग से अनुदिश हो गया, अनुरूप हो गया। ये सब कौन समास है, अव्ययीभाव समास है। कभी कभी यही समास चला क्या कर देता है, फंसा देता है आप लोगों को। कभी कभी कह देगा जे कैसे ये अव्ययीभाव समास कैसे होगा। चाहे यह अव्ययीभाव समास है तो फिर मतलब कि
दिक्कत बन जाएगा, आप कन्फ्यूज पे पड़ जाइएगा, जो दूसरा समास हो जाएगा। अविभाव होगा लेकिन कहिएगा नहीं ये अविभाव नहीं है, दूसरा है। वो समास कौन कौन से हैं, जैसे धीरे धीरे, क्या चला, धीरे धीरे, धीरे धीरे मेरे ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे, धीरे धीरे मेरे ज़िंदगी में आना, तो यही है धीरे धीरे। धीरे धीरे कौन समास है, याद रखिएगा साहब, कन्फ्यूजन नहीं, फंसना नहीं है इसमें। धीरे धीरे चला यह अवयवी भाव समास का ही रूप है। उसके बाद धीरे धीरे कह दें, उसके बाद हम कहते हैं बार बार, बार बार, बार बार का मतलब हुआ हर एक बार, मैंने बार बार का मतलब यही ना हुआ हर एक बार, यानी बार बार मतलब हुआ हर एक बार। उसके बाद में हम कहते चला कभी कभी, कभी कभी, यानी मैंने कभी कभी का मतलब कभी कभी आना, कभी कभी ना आना, मतलब यही ना होता है कभी कभी। ये जो तीनों है चला, ये अवयवी भाव समास है। देखिए ये भले हाइफन का साइन लगा हुआ है, लेकिन ये कौन समास है, अवयवी भाव समास है, इसमें अव्यय है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम, चला कह दें गली गली, क्या चला, गली गली, गली गली का मतलब हुआ चला प्रत्येक गली, यानी हर एक गली में। गली गली का मतलब होता है क्या, हर एक गली में। तो ये गली गली जो होता है चला, ये अवयवी भाव समास है। कौन समास है, अवयवी भाव समास के उदाहरण है। हम कह दें रातों रात, रातों रात, रातों रात कौन सा समास है, रातों रात जो है वह कौन सा समास है, तो रातों रात का मतलब वो चला एक ही रात में, यानी रातों रात का मतलब हुआ चला क्या, एक ही रात में। रातों रात का मतलब हुआ एक ही रात में, एक ही रात में स्टार बन गए ना, एक ही रात में अब कुछ भी बन गए। तो ये रातों रात जो है चला अवयवी भाव समास है। रातों रात का मतलब एक ही रात में, रातों रात का मतलब हुआ एक ही रात में, एक ही दिन में। तो ये सब कौन सी हो गया, दिनों दिन, दिनों दिनों दिन। तो दिनों दिन कौन समास है, दिनों दिन। रातों रात का मतलब हुआ एक ही रात में, एक ही रात में। दिनों दिन का मतलब हुआ चला कौन सी, एक ही दिन में, एक ही दिन में। अब देखिए बताए थे आप सोचे, मतलब कि इसमें उपसर्ग लगा के बना होता है, तो एक ही रात एक ही दिन है, तो एक ही उपसर्ग है ना, तो ये मिला के बना ना जी। तो ये कौन सी हो गया, ये क्या हुआ, अवयवी भाव समास के ये उदाहरण है। ये अवयवी भाव समास है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल सब ध्यान से। ये बाद में भले हाइफन साइन लगा हुआ है चला, लेकिन ये कौन सी है, अवयवी भाव समास के ही उदाहरण है। जैसे हम कहें हाथों हाथ, हाथों हाथ चला, क्या होता है चला, हाथों हाथ, हाथों हाथ कौन सा समास है, हाथों हाथ, हाथों हाथ कौन सा समास है चला, तो हाथों हाथ, तेरी हाथों मेरे हाथों में न चला। तो ऐसा हुआ, तो ये देखिए यहाँ पर कौन सा समास है, अवयवी भाव समास है। ये भी कौन समास है चला, अवयवी भाव क्या है, समास है, अवयवी भाव समास है, ठीक है। इसके आगे हम और उदाहरण देखेंगे। जैसे आप कहते हैं आमरण, आमरण कौन सा समास है, आमरण, आमरण यानी हरदम मरना ही है ना, तो आमरण जो है चला अवयवी भाव समास होता है, ठीक है। आ जो है यहाँ पर उपसर्ग होता है, मरण जो है और आ उपसर्ग है। आज जन्म, जैसे आज जन्म में है ना, आज जन्म लिखे थे इसके पहले, आ जन्म, आ जन्म, तो आज आ उपसर्ग से देखिए मरण भी बना है और जन्म भी मिला करके बना हुआ है। तो ये कौन सी होता है चला, आ जन्म होता है, ठीक है। तो ये सारे उपसर्ग हैं, और ये अविभाव समास जो होता है पहले उपसर्ग से मिला करके ही बनाया जाता है। इसके आगे हम देखिए रातों रात कहा दे चला, रातों रात लिखा हुआ है, तो ये सब कन्फ्यूजन में नहीं फंसना है। ये सारे के सारे जो है चला कौन समास है, अविभाव समास के उदाहरण हैं, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम अगला, आगे देखते हैं द्विगु समास। आगे देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास उस समास को कहते हैं जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। क्या होता है, संख्यावाची होता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का, को खूब ध्यान से देखो, समझ लो, एक बार में समझ में आ जाएगा। जिस समास का पहला पद चला संख्यावाची हो उसको हम द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसको क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। इसका उत्तर पद प्रधान होता है, यानी उत्तर पद का मतलब होता है चला बाद वाला जो पद होता है, उत्तर पद का मतलब होता है चला बाद वाला जो पद होता है वह क्या होता है, प्रधान होता है। बाद वाला पद क्या होता है,
प्रधान होता है। जैसे हम कह दें चौराहा, क्या कह दे चला, चौराहा। चौराहा में यानी 4 राह जहाँ आकर के मिलते हैं, 4 गो राह जहाँ पर आकर के मिलते हैं, उसी को ना चौराहा कहा जाता है। तो यह हुआ चौराहा। चौराहा यानी इसका पहला जो पद है वह कौन सा पद है, संख्यावाची है। क्या कौन सा मतलब कि वाची है, संख्या, इससे स्पष्ट होता है। जैसे हम कहते त्रिलोकी, यानी तीनों लोक में जो मतलब ना, त्रिलोकी का मतलब तीनों लोक वाले, यानी त्रि जो है यह एक संख्यावाची है। त्रिभुवन, तीनों लोगों का जो भुवन हो ना वही होता है त्रिभुवन। जैसे हम कहते हैं त्रिवेणी, जहाँ पर तीन गो बेड़ी हो ना वही त्रिवेणी होता है। तिरंगा, जिसमें 3 रंग हो, 3 रंग हो, उसको कौन सी कहते हैं, तिरंगा कहते हैं। पंचवटी, जहाँ पर 5 गो वटी हो, यानी उसको कौन सी कहते हैं, पंचवटी कहते हैं। पंचमुखी, जिसके 5 मुख हो उसको कौन सी कहते हैं, वो मतलब कि वह क्या हो जाएगा, संख्यावाची शब्द है ये सब। तो ये सब होते हैं कौन समास में, द्विगु समास के अंतर्गत ये सब आते हैं। चतुर्भुज, जिसकी 4 गो भुजा हो, वह कौन सी होता है, द्विगु समास होता है। उसके बाद देखते हैं त्रिभुज, 3 गो भुजा वाला। त्रिलोचन, त्रिलोचन खूब ध्यान से देखिएगा, द्विगु समास में और बहुब्रीहि में यही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बच्चा बहुत फंस जाता है। जहाँ पर बहुब्रीहि नहीं रहता है उसको द्विगु लगाते हैं। देखिए ध्यान से, पंचवटी, ठीक है, तो पंचवटी में 5, पंचवटी तो हो गया। या त्रिभुज, त्रिभुज देखिए, त्रिभुज में 3 गो भुजा वाला, त्रि मिस 3, भुजा मिस भुज। त्रिलोचन, त्रिलोचन देखो चला खूब ध्यान से, इसमें कन्फ्यूजन फंसता है। त्रिलोचन, 3 को तो है, सामने वाला है त्रिलोचन। त्रिलोचन का मतलब है कि 3, त्रिलोचन का मतलब होता है कि 3, त्रि मिस 3, लोचन मिस नयन, यानी 3 गो नयन वाले, ठीक है। लोचन का मतलब होता है नयन, यानी 3 गो आँख वाला था, वो तो शंकर जी हैं। लेकिन इस तरह से देखिएगा तो दूसरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो संख्यावाची है ना जी, तो ये कौन सी हो जाएगा, ये त्रिलोचन हो जाएगा, त्रिलोचन हो जाएगा। और नवरत्न, नवरत्नों का समूह, वह कौन सी हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। पंचतंत्र, 5 तंत्रों वाले ना, तो उसको कौन सी हो जाएगा, ये सब द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। द्विगु समास का सबसे पहला पहचान है कि इसका पहला पद जो होता है वो कौन सी होता है, संख्यावाची होता है। अब कहिएगा दशानन, चला दशानन कौन सा समास है, दशानन, दशानन कहिएगा, दशानन कौन सा समास है, तो बताइए दशानन कौन सा समास है। दशानन जो आता है इसके अंतर्गत नहीं आता है, द्विगु समास के अंतर्गत नहीं, दशानन वाले नहीं आते हैं द्विगु समास के अंतर्गत। नवनिधि, नवनिधि कौन सा समास है, तो नवनिधि जो है वह यह समास है, द्विगु समास है, ठीक है। नवनिधि, नवरत्न, नवरत्ना जो हम लोग करते हैं, ये सब कौन सा समास है, ये द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसका पहला पद जो होता है वह संख्यावाची होता है। दशानन में ये दशानन ये समास नहीं है, देखते हैं इसके आगे, जस्ट इसके बाद में इस दशानन की चर्चा हम करते हैं। देखिए आइए देखते हैं इसके आगे, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, इसकी पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे जी ये बहुब्रीहि समास होगा। जिस समासिक शब्द का, चाहे जो समासिक पद, ठीक है, अपने अर्थ को छोड़ देता है, जो समासिक पद अपने अर्थ को छोड़ देता है और किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है, उसको हमको जो कहते हैं बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। चला बहुब्रीहि का मतलब होता है चला कि इसमें कोनो भी पद प्रधान नहीं होता है, ना उत्तर पद प्रधान होगा ना पूर्व पद प्रधान होगा। इसके अलावा एक तीसरा पद इससे निकलता है जो वही प्रधान होता है, यानी इसके अलावा, यानी समासिक, जब इस समास का आप समासिक विग्रह कीजिएगा तो उससे एक अलग अर्थ निकलेगा, वही अर्थ प्रधान होता है। यही होता है बहुब्रीहि की पहचान। मेन बहुब्रीहि की पहचान यही है कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। इनके पदों के मिल के उससे का खंडन करने पर, इनके पदों का खंडन करने पर, यानी समासिक विग्रह करने पर एक दूसरा अर्थ निकलता है जो वही प्रधान होता है। जैसे हम कह देते हैं पीताम्बर, पीताम्बर का मतलब होता है पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका। पहला उदाहरण देते हैं चला हम, पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, यानी जिसका पीला अंबर होगा वही ना होगा, पीला वस्त्र होगा वही ना होगा, तो अर्थात कौन सी है वो, विष्णु है, अर्थात विष्णु। तो वह होते हैं कौन सी, क्या होता है वो कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। हम कहे दशानन, आ गया चला आपकी बात, दशानन, इसमें तो संख्यावाची है लेकिन चला ये कौन सी द्विगु नहीं है। दशानन का मतलब होता है
कि जिसके 10 आनन हो। 10 आनन का मतलब होता है जिसके सिर 10 हों। तो किसके 10 सिर होते हैं? रावण का 10 सिर था, तो ये हो गया कौन सी दशानन जो हो गया वो कौन सी आ जाता है? दूसरा अर्थ निकल रहा है, रावण को कहा जाता है दशानन, तो वो कौन सा हो जाता है इसमें? ये कौन समास है? बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि का मतलब होता है ना चला कि जितने भी पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं, पर्यायवाची शब्द जितने भी होते हैं वे सब बहुब्रीहि के सामान्यतः उसी के अंतर्गत आते हैं, वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे हम कह दें त्रिलोचन, अब देखिए त्रिलोचन उसमें ही बताए थे, त्रिलोचन इसमें ही बता रहे हैं। त्रिलोचन का मतलब होता है चला जिसके 3 है लोचन, जिसके यानी 3 गो नेत्र है जिसका, वह कौन सा समास होगा चला? कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि होगा। अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि दिया है तो पहले बहुब्रीहि टिक लगाएंगे, उसके बाद में द्विगु पर टिक नहीं लगाएंगे। अगर बहुब्रीहि नहीं होगा तो द्विगु होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके आगे देखते हैं कमल नयन। कमल नयन का मतलब होता है चला कमल के समान नयन है जिसके, कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात कौन? विष्णु। कमल नयन को कौन सी कहते हैं? विष्णु कहते हैं। उसके बाद है गजानन। गजानन किसको कहेंगे चला? गजानन गज के समान मुख है जिसका, आनन है जिसका। मुख मतलब होता है आनन यानी सिर, यानी गज के समान सिर है जिसका, उसको कौन सी कहते हैं? गजानन। तो ये कौन सा समास है? बहुब्रीहि आता है। लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका, पेट जिसका लंबा हो। तो कौन का किस भगवान का पेट लंबा है? तो गणेश जी का, अर्थात गणेश। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसके, अर्थात विष्णु। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, अर्थात गिरी को किसने धारण किया था? गिरी मिस होता है पर्वत, पर्वत को किसने धारण किया था? तो श्री कृष्ण जी, मतलब कि अपने लास्ट छोटी अंगुली पर कौन सी किए थे? धारण किए हुए थे पर्वत को। यह हो जाता है किसके अंतर्गत आ जाता है? ये सब बहुब्रीहि के अंतर्गत, ये सब बहुब्रीहि के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा आता है चक्रपाणी। चक्र चला क्या होता है चला इसके आगे? चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्रपाणी यानी चक्र को धारण करने वाला है। चक्रपाणी गलती लिखा है, चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला यानी चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। उसका बीड़ा चक्रधारी ना होता है शायद, वो सॉरी गलती हो गया, ये चक्रधारी होता है। चक्रधारी, चक्रधारी का मतलब होता है चला चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु, ठीक है। वीणा पाणी, वीणा पाणी, वीणा है पाणी जिसके अर्थात सरस्वती, वीणा है पाणी जिसके अर्थात सरस्वती जी को क्या कहा जाता है? सरस्वती जी को क्या कहता है? सरस्वती जी को क्या कहता है? वीणा पाणिधारिणी का मतलब कि पुस्तक वाहिनी कहता है। तो ये सब कौन सी होता है? ये सब बहुब्रीहि के अंतर्गत आ जाते हैं। जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं वे सब बहुब्रीहि के अंतर्गत आ जाते हैं। यही सब होता है बहुब्रीहि के। घनश्याम, चला घनश्याम कौन सा समास होगा? घन श्याम, घन के समान जो श्याम हो अर्थात कृष्ण को घनश्याम कहा जाता है। तो यही होते हैं कौन सी? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। कोई दिक्कत? मेरे तो गिरिधर, गिरधर है ना चला, गिरधर को याद रखना, गिरिधर। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और जिसके माथे मुकुट सोए मोर पति सोई। ये किसकी दोहा है चला? ये बहुत फेमस दोहा है मीरा की, मीराबाई जो थी उनका, मतलब कि ये गाना है, उस समय का ये गाना है, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं, अगला जो समास है उसको, रुको, इसके आगे देखते हैं हम द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? बहुत बेहतरीन है इसकी पहचान। अगर ये समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हर एक समास, मतलब कि समास का सबसे मुख्य जो है यही होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में देखिए क्या होता है। द्वंद्व समास जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, यानी दो, अर्थात द्वंद्व समास का जो होता है वह दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है। द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है और उन पदों के बीच में और चिन्ह छुपा लगा रहता है। कौन सी छुपा रहता है? और का जो साइन होता है वह क्या हुआ रहता है? छुपा हुआ रहता है। उसे ही हम द्वंद्व समास कहते हैं। यानी जिस समास का पहला पद, ठीक है, संख्यावाची हो, ठीक है, सॉरी संख्यावाची, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो
और उन पदों के बीच और शब्द छिपा रहता हो, उसको हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास समझने का साफ सटीक तरीका है चला कि द्वंद्व समास में ये हाइफन चिन्ह लगा रहता है, और ये हाइफन चिन्ह का मतलब होता है और। हाइफन चिन्ह का क्या मतलब होता है चला? और। अगर इस वीडियो में अगर आप द्वंद्व समास को पहचानना नहीं सीखिएगा तो किसी वीडियो में नहीं सीखिएगा। सब बिल्कुल है, खूब ध्यान से समझिएगा। जैसे हम कह देते हैं दिन रात, क्या कह देते हैं चला? दिन रात। दिन रात का मतलब होता है चला दिन रात, दिन और रात। दिन रात का मतलब हुआ चला कौन सी? दिन और रात। लोटा डोरी, खूब ध्यान से, बार बार एग्जाम में पूछता है। लोटा डोरी कौन सा समास है? द्वंद्व समास। लोटा डोरी कौन सा समास है? द्वंद्व समास। क्यों द्वंद्व होगा? क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान है, लोटा और डोरी। ठीक है। उसके बाद कहते हैं पति पत्नी, इसमें हाइफन का साइन नहीं लगा रहता, व्यय का साइन नहीं रहता है। ठीक है। पति पत्नी यानी इसका मतलब है पति और पत्नी। माता पिता, माता और पिता। ठीक है चला। अब इसी में वही शब्द आपकी खत्म हो रही है। देखिए क्या आता है अब चला, कह दे लैला मजनू। चला ध्यान से देखिएगा, लैला मजनू। लैला मजनू जो है यह कौन समास है? लैला मजनू। लैला मजनू, अरे लैला मजनू भी मिले इश्क किए दिल से मगर मिले कहाँ, कली दो बन गए मोहब्बत में पर फूल बनकर खिले कहाँ। वही कहानी है। चलाइए, लैला मजनू कौन सा समास है? यह भी द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। इसमें लैला और मजनू दूगो है। इसके हाइफन का मतलब होता है चला और। जहाँ पर और छिपा रहेगा, हाइफन का मतलब और हुआ, बस वह कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। तो समझ में आया? लैला मजनू कौन सा समास है? द्वंद्व समास। हम कहते हैं हीर रांझा। हीर रांझा कौन सा समास है? ये भी द्वंद्व समास है। उसके बाद हम कहते हैं सोनी महिवाल। सोनी महिवाल कौन सा समास है? सोनी और महिवाल दो आदमी है, तो यहाँ पर कौन सा समास है? वो भी कौन सा समास है? द्वंद्व समास के अंतर्गत ये सभी आते हैं। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। राजा रानी, राजा और रानी, ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसके आगे हम फिर देखते हैं अगले समास। इसके आगे देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास में क्या होता है, इसकी पहचान क्या है, इसके बारे में देखते हैं। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा विशेष्य होता है। अब देखिए यहाँ पर विशेषण आया है और विशेष्य आया है, दो चीज़ नया बात है। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। और विशेष्य की क्या है? विशेष्य उसी को कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसी को विशेष्य कहा जाता है। यानी कर्मधारय समास में इसका मतलब ये हुआ कि कर्मधारय समास में जो होता है वह विशेषण भी होता है और उसी में विशेष्य भी मौजूद होता है, तो उसको कौन सी कहते हैं? हम कर्मधारय समास कहा जाता है। इस समास में पूर्व पद, देखिए क्या बात कर रहा है, पूर्व पद अप्रधान होता है। पूर्व पद की कोई प्रधानता नहीं होती है। उत्तर पद जो होता है यानी बाद में आने वाला जो पद होता है चला, वो क्या होता है? प्रधान होता है। बाद में आने वाला पद क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे हम कह दे महादेव, चला ध्यान से देखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बस यही चाहते हैं हम, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ में आएगा तो साफ लाइक ठोक देना। देखिए महादेव, महादेव का मतलब हुआ चला महान है जो देव, यानी देवताओं में जो महान हो, यानी उसी को महादेव कहा है। तब कहिएगा जो महादेव तो वो भी है, तो महादेव बहुब्रीहि में भी आता है, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर इसमें दिया रहे कर्मधारय दिया जाएगा कर्मधारय ही होगा। महादेव, महान है जो देव, महादेव। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, ठीक है, वो उसको कहते हैं पीताम्बर। नील गाय, नीली है जो गाय, वह कौन समास है चला? नील गाय कौन समास है? कौन? कर्मधारय समास है। अब चलिए देखिए ध्यान से, नीली आँख, नीली नीली अखिया से समझ में आ रहा है ना चला? नीली आँख, नीली आँख कौन सा समास है? तो नीला है जो आँख, उसको कौन सी कहते हैं? नीली आँख, यानी वो कर्मधारय समास है। परमानंद, परमानंद यानी परम है जो आनंद। परमानंद का मतलब होता है परम है जो आनंद, वही होता है कौन सी? परमानंद। उसके बाद है काली मिर्च, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, वह काली मिर्च। यानी कहने का मतलब है चला, एक पद जो होता है इसमें विशेषता बताता है, वह किसी न किसी चीज़ की विशेषता में विशेषण होता ही होता है।
तो वह होता है कौन सी, कर्मधारय समास में विशेषण होता है। पहला पद इसका कौन सी होगा, विशेषण होगा। जैसे हम कहते हैं नील गगन, यानी गगन, गगन का जो विशेषण, गगन जो है उसकी विशेषता या क्या बताता है, गगन संज्ञा है, इसकी विशेषता क्या बताता है हम, जो ये नीली है तो यानी नीली, नील गगन, इसका मतलब है कि ये कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। चंद्र बदन यानी चांद के समान बदन वाला सुंदर मुख चेहरा, ठीक है, यानी जिसका चेहरा चांद के समान सुंदर हो वह होता है कौन सी, चंद्र बदन। अधपका, अब देखिए अधपका कहिएगा जो कैसे है, तो अधपका, अधमारा, अधभारा, इसका मतलब है कि इसकी विशेषता, भारा का विशेषता कौन सी है, जो आधा भारा हुआ है, ठीक है। चाहे अधपका का विशेषता, पका का विशेषता कौन सी है, जो आधा पका हुआ है, पूरा पका हुआ नहीं है। तो यह कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। अधमरा, अधमरा का मतलब होता है चला आधा मरा हुआ, ठीक है। अकाल मृत्यु, अकाल का मृत्यु का मतलब होता है अचानक मर जाना, ठीक है, तो वह कौन सी है, कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। महाराजा, महाराजा का चला मतलब होता है महान है जो राजा, राजाओं में जो महान है वो ना होता है महाराजा। तो महान जो यहाँ पर कौन सी विशेषता बता रही है, तो इसलिए कौन सा समास होगा, ये चला कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है पूछ सकता है, तो उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है, और अप्रधान जो पद होता है वह पूर्व पद क्या होता है, अप्रधान होता है। चला इसका यही विशेषता है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। अगर समझ में आया तो लाइक ठोकिए और वीडियो को शेयर कीजिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आइए इसके आगे देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास बहुत ही अच्छा है। देखिए इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसकी पहचान क्या है, यह कैसे चिन्हित किया जाता है। इनमें पहला पद संख्या या विशेषण, संज्ञा या विशेषण होता है। अब देखिए इसमें जो पहला पद होता है तत्पुरुष समास में, या तो संज्ञा होगा या क्या होगा, विशेषण होगा। उसके बाद दूसरा पद निश्चित तरीके से संज्ञा होता है, दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा होता है। उसके बाद दूसरा पद इसमें प्रधान होता है। इसमें जो होता है पहला पद प्रधान नहीं होता है। कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा पद इसमें प्रधान होता है। इसमें सभी कारक चिन्ह, कारक के जितने भी पद हैं चाहे चिन्ह हैं वो सभी इसमें आते हैं, और समाप्त होने के बाद वे उनका लोप हो जाता है। कारक चिन्ह मतलब कि जब ये एक दूसरे से मिलेंगे तो वे मतलब जब ये समास बनेगा, ठीक है, तो विग्रह करने पर दिखाई देंगे, लेकिन विग्रह को जब ये अटैच हो जाएगा, संधि हो जाएगा इसका, तो फिर वो दिखाई नहीं देंगे, उनका लोप हो जाता है। जैसे इसके अंतर्गत आते हैं, फिर एक बार और ध्यान से सुन लीजिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पहला पद क्या होता है, या तो संज्ञा होगा या विशेषण होगा। दूसरा पद संज्ञा होता है, दूसरा का पद की इसमें प्रधानता होती है, यानी दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद अप्रधान होता है। इसमें कारक के सभी चिन्ह आते हैं, ठीक है। जैसे हम कह दें सिर तोड़, सिर तो है, सिर जो हमारा है वह कौन सा है, संज्ञा है, और तोड़ जो है वह कौन सी है, उसके अंतर्गत आता है, मतलब कि विशेषण। मैंने सिर की विशेषता है तोड़ना ना, तो आम की विशेषता है कौन सी, आम तोड़ना। तो वही बात है सिर तोड़। सिर तोड़ का मतलब होता है चला सिर को तोड़ने वाला, सिर तोड़ का मतलब होता है सिर को तोड़ने वाला। तो सिर को तोड़ने वाला ये कौन विशेषण है, तत्पुरुष, कौन समास है, तत्पुरुष समास है। राजपुत्र, अब देखिए राजा का पुत्र, पुत्र की विशेषता है राजा, यानी हो सकता है पहिल का पद कौन सी होना चाहिए, पहिल का पद विशेषण हो सकता है, संज्ञा भी हो सकता है। तो पुत्र की विशेषता है चला जो किसका पुत्र है, राजा का पुत्र है, ठीक है। तो राजपुत्र का मतलब हुआ राजा का पुत्र। ये कौन सा समास है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत है। राज रानी यानी राजा की रानी, रानी तो है लेकिन किसकी, राजा की है, तो इसकी विशेषता है। रस भरा, भरा तो है लेकिन कौन सी से है, रस है, कौन सी से भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ नहीं है। तो ये भरा जो है विशेषण है, और ये रस कौन सी है, रस भरा। अब देखिए इसमें कारक के चिन्ह आते हैं, से, का, की, को, ये सब आ रहा है ना, ये कारक के चिन्ह है। या कहिए जो समास में जो ये सब कारक के चिन्ह, समास के अंतर्गत, ठीक है, यही सबसे बड़ा समास है। इसके मतलब कि देखा जाए एक तरीका से तो 6 भेद इसके भी होते हैं, ठीक है। जैसे कारक के चिन्ह होते हैं ना, वो कारक के जितने भी कारक के चिन्ह आते हैं, कारक के पद आते हैं, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे हम कह दें रस भरा, रस से भरा, इसमें कौन सा कारक का चिन्ह है, तो कर्ता ने कर्म को करण से यानी करण से का मतलब होता है लगाव। तो इसमें लगाव होता है ना, रस जब गिलास में भराएगा तो दूसरे के करीब ना आएगा, तो इसीलिए वो कौन सी हो जाएगा,
ये से जो होगा करण से हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तृतीय विभक्ति हो रहा है। उसके बाद युधिष्ठिर, युद्ध में जो स्थिर है, युद्ध में जो क्या है प्रवीण हो स्थिर हो, उसको कौन सी कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं। युधिष्ठिर कौन सा समास है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये आता है। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, काकी को मेरे पैर पर, ठीक है, ये सब आता है कारक चिन्ह। और कारक का एक अलग वीडियो बना देंगे कारक के लिए, और उस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिएगा ताकि ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। दानवीर, चला दानवीर कौन सा समास है, कौन सबसे बड़ा दानी था, तो इसके बारे में देखिए। सबसे बड़ा दानी था, तो दानवीर यहाँ पर कौन सा समास आएगा। चला दानवीर जो होगा वह कर्मधारय समास के अंतर्गत, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। कर्मधारय नहीं होगा, तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। कौन दानवीर, कौन सा समास होगा, तत्पुरुष। नरोत्तम, जो नरों में उत्तम हो उसको नरोत्तम कहा जाता है। घोड़सवार, जो घोड़ा पर सवार हो उसको घोड़सवार कहा जाता है। ये सब तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। रसोई घर, रसोई के लिए घर, ठीक है, रसोई के लिए घर। दही बड़ा, दही का बना हुआ बड़ा, चाहे दही का बना हुआ बड़ा, तो ये सब कौन समास है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। स्वर्गवास, स्वर्गवास स्वर्ग के लिए वास, यानी स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी, यानी स्वर्ग में चले गए तो स्वर्गवास, ये कौन सा समास है, सब तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम कहें रसोई घर, चला रसोई घर कौन सा समास है, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, तो ये कौन सा समास है, चला यह कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। हम कहते हैं राजभवन, चला क्या कहते हैं हम, राजभवन। तो राजभवन कैसा है, भवन तो है लेकिन किसका भवन है, राजा का भवन है, तो राजा का भवन, चला राजा का भवन। तो ये सब कौन समास होता है, ये सब कौन समास होता है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये सब आते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है। इसके आगे अब एक्स्ट्रा ये मतलब कि सबसे बड़ा समास यही होता है, इसके को बहुत भेद हैं, तो इसके आगे देखेंगे हम। इसके एक्स्ट्रा में एक दो और समास होता है, उसको हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसके आगे देखते हैं इसके आगे नए समास। आगे जो एक्स्ट्रा में एक आता है वह होता है नए समास। नए समास किसे कहते हैं, तो जिस शब्द के जिसके प्रारंभ में अ या अन उपसर्ग लगा रहता है, जिस मतलब कि समास के प्रारंभ में अ या अन उपसर्ग लगा रहता है उसे हम नए समास कहते हैं। क्या कहते हैं, नए समास कहा जाता है। नए समास होता है नकारात्मक चिन्ह। अ या अन का मतलब चला उस जो किसी भी, यह जो उपसर्ग ऐसे हैं जो किसी शब्द के आगे लग जाते हैं तो उसका मतलब कि अर्थ नकारात्मक ढंग से हो जाता है। जैसे हम कह दें समर्थ, समर्थ का मतलब कि होता है सकारात्मक है, लेकिन वही कह दो असमर्थ, तो अ का मतलब होता है नहीं। अ बराबर क्या होता है, चला नहीं, अ का मतलब हुआ नहीं, तो इसका मतलब हुआ ये मतलब नकारात्मक फीलिंग कराते हैं, नकारात्मक मतलब कि दिखाते हो, नकारात्मक बातें दिखाते हो, तब ये कौन सा समास होगा, नए समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम कहते हैं अनदेखा, यानी बिना देखे हुए अनदेखा करके चला गया, यानी वो मुझको अनदेखा करके चली गई, यानी अनदेखा, ठीक है। अनसुना, यानी सुन करके भी अनसुना, मतलब सुन लेना फिर भी बहाना बना नहीं हम नहीं सुने, अनसुना, ठीक है। तो ये होता है अनसुना। ये कौन सा समास है, नए समास के अंतर्गत आते हैं। अनहित सॉरी ये मिसप्रिंटिंग, अनहित का मतलब होता है चला मतलब कि बिना हित का, मतलब जो मतलब कि हमारे हित के लिए बात नहीं करता हो, अनहित। अनबन, अब देखिए अनबन, अब जब कोई एक कपल होता है, पति पत्नी जो होते हैं उन लोगों में अक्सर अनबन हो जाया करता है, मतलब कि अनबन के कारण वो रूठ के अलग चली जाती है, पति जी रूठ के अलग चले जाते हैं, तो दोनों में फिर मतलब बाद में मर मिलाव हो जाता है, लेकिन अनबन वही है अनबन। चला अनबन का मतलब होता है एक दूसरे से खटकना, चीज़ को कौन होता है, खटक जाता है, तो ये अनबन हुआ। असमर्थ, असमर्थ का मतलब होता है चला कि जो समर्थ करने के लिए हम मतलब कि नहीं है, वो हमारे समर्थ से बाहर है, उसको कौन होता है, असमर्थ कहा जाता है। अविवेक अविवेक का मतलब वो चला विवेक मिस होता है बुद्धि, अमिस नहीं जिसके पास बुद्धि नहीं हो वही ना होता है अविवेक, या विवेकहीन नकारात्मक है। अशुद्ध यानी शुद्ध नहीं हो, वह कौन सी है, नालायक, यानी लायक नहीं हो उसी को नालायक कहेंगे। अज्ञान, जिसका मतलब ज्ञान ही नहीं हो, अज्ञान। अन्याय, ये सब जो होते हैं ये नकारात्मक दिखाने वाले शब्द जितने भी हैं अ या अन, ठीक है, वह कौन सी किस समास के अंतर्गत आते हैं, नए समास के अंतर्गत आते हैं।
नए समास के अंतर्गत ये सब आते हैं। अ का मतलब होता है चला नहीं। इसके आगे हम अगला वीडियो को मतलब कि इस टॉपिक के साथ अपने इस बात को ख़त्म करते हैं, अपने इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इसी के साथ हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, समास पूरा का पूरा समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर भी कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर। बाय बाय।